दोस्तों स्वागत है आप सभी का क्लास 12th फिजिक्स के पहले अध्याय के लेक्चर में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विद्युत द्विध्रुव यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल। और इसमें हम विद्युत द्विध्रुव के बारे में बात करेंगे, उसके बाद में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में बात करेंगे और उसके बाद में विद्युत द्विध्रुव के भौतिक महत्व के बारे में बात करेंगे। यानी कि यहाँ पर हम 3 पॉइंट पर बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव के बारे में यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में। दोस्तों इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है इसको यहाँ पर जानते हैं। दोस्तों क्या होता है कि दो यहाँ पर मान लेते हैं आवेश होते हैं, एक पहला आवेश एक दूसरा आवेश। अब ये जो दोनों आवेश हैं ये दोनों आवेश समान परिमाण के होने चाहिए। परिमाण का मतलब समझिए कि जैसे यहाँ पर ये जो आवेश है ये 5 कूलाम का आवेश है तो ये भी हमारा 5 कूलाम का आवेश होना चाहिए। अगर ये हमारा 50 कूलाम का आवेश है तो ये भी 50 कूलाम का आवेश होना चाहिए, अर्थात इनका परिमाण जो है वो दोनों बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि एक यहाँ पर ये हमारा Q कूलाम का आवेश है और दूसरा वाला आवेश जो है वो भी Q कूलाम का आवेश है, अर्थात ये भी Q है ये भी Q है, इन दोनों का परिमाण बराबर है। तो पहली बात यहाँ पर क्या हुआ कि दोनों का परिमाण बराबर होना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि ये जो दोनों आवेश होने चाहिए इनकी प्रकृति अलग होनी चाहिए, अर्थात विपरीत प्रकृति के होने चाहिए। अर्थात अगर ये पॉजिटिव हो तो ये नेगेटिव होना चाहिए, अर्थात ये धन चार्ज हो तो ये ऋण चार्ज होना चाहिए, और यहीं पर अगर ये ऋण चार्ज है तो इसको धन चार्ज होना पड़ेगा। अर्थात दोनों की प्रकृति जो है वो विपरीत होनी चाहिए। तो मान लेते हैं कि ये प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज है। अब यहाँ पर ये दोनों आवेश जो हैं अगर ये एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा अल्प दूरी अर्थात ये बहुत ही ज्यादा पास स्थित हो, अर्थात ये बहुत ही ज्यादा करीब स्थित हो तो ये हमारा जो युग्म तैयार होगा ये हमारा विद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। और इसकी परिभाषा यहाँ पर हमने लिख दिया है कि समान परिमाण के दो विपरीत प्रकृति के आवेश यदि अत्यंत लघु दूरी पर स्थित हों तो दोनों आवेशों का यह युग्म विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अर्थात यहाँ पर देखें तो समान परिमाण अर्थात यहाँ पर Q और Q दो समान परिमाण के आवेश हो गए के दो विपरीत प्रकृति के आवेश, अर्थात यहाँ पर प्लस Q है तो यहाँ पर माइनस Q हुआ। आवेश यदि अत्यंत अल्प दूरी है, अब यहाँ पर ये दोनों क्या हैं ये बहुत ही ज्यादा अल्प दूरी पर स्थित है, अर्थात बहुत ही ज्यादा कम दूरी पर स्थित हैं, तो ये जो युग्म तैयार हुआ ये हमारा कहलाया विद्युत द्विध्रुव। तो ये हमारा हो गया विद्युत द्विध्रुव। अब इसके उदाहरण की बात करें तो वहां पर हमने लिखा है H2O और HCl अर्थात जल और उसके बाद में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये दोनों क्या है ये एक विद्युत द्विध्रुव की बात होते हैं। इस चीज को अभी जब हम विद्युत द्विध्रुव के भौतिक महत्व को समझाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे। उसके बाद में अगर हम अगले टॉपिक पर आए तो हमारा अगला टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? दोस्तों क्या होता है कि जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो जैसे ये दोनों आवेश हैं, इन दोनों आवेश में से कोई एक आवेश और उनके बीच की अल्प दूरी का जो गुणनफल होता है वो हमारा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। अर्थात यहाँ पर हमने लिखा कि दो समान परिमाण के विपरीत प्रकृति के आवेश प्लस Q तथा माइनस Q यदि एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर यानी कि 2l जो अल्प दूरी है उसको हमने 2l मान लिया, अर्थात ये जो बीच की दूरी है इसको हमने 2l मान लिया, 2l पर स्थित हो तो इसमें से किसी एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाएगा। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से लिखते हैं तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा P इजिकल टू, अब देखो P इजिकल टू हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा एक आवेश तो कोई एक आवेश ले लेते हैं, चाहे ये आवेश ले लीजिए चाहे ये आवेश ले लीजिए, तो हमारा एक आवेश मान लेते हैं Q यहाँ पर भी है Q यहाँ पर भी है, तो एक आवेश हो जाएगा और उसके बीच की दूरी जो हमारी 2l है इनका गुणनफल हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2QL। यहाँ पर क्या हो जाएगा P इजिकल टू 2QL, और ये जो हमारा P इजिकल टू 2QL है यही हमारा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी परिभाषा बता रही है कि परिभाषा बताती है कि कोई दोनों आवेशों में से एक आवेश और उनके बीच की अल्प दूरी का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है।
तो ये हमारा हो गया विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र, जिसको हम P से लिखते हैं। तो यहाँ पर हमने जान लिया विद्युत द्विध्रुव को और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को। अब हम यहाँ पर बात करेंगे विद्युत द्विध्रुव के भौतिक महत्व के बारे में। तो सबसे पहले हम इन सब चीजों को पूरा मिटा देते हैं और उसके बाद में यहाँ पर हम बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव के भौतिक महत्व को। तो यहाँ पर हमने इस चीज को मिटा दिया। अब हम हेडिंग डालेंगे विद्युत द्विध्रुव के भौतिक महत्व। विद्युत द्विध्रुव का भौतिक महत्व। तो हम बात करेंगे अब विद्युत द्विध्रुव के भौतिक महत्व पर। दोस्तों, विद्युत द्विध्रुव के भौतिक महत्व को समझने से पहले यहाँ पर हम जानते हैं परमाणु के बारे में। देखिए, जो परमाणु होता है वो कैसा होता है, ये कुछ इस प्रकार से होता है। जैसे कोई एक परमाणु है तो परमाणु के मध्य में पाया जाएगा नाभिक, जिसमें हमारे क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे, जो कि हमारे प्लस चार्ज होते हैं। ये जो हमारा नाभिक होता है, नाभिक में हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है और प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। और साथ में जो परमाणु का बाहरी कक्षक होते हैं, इसके बाहरी कक्षक में पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन। इसके बाहरी कक्षक में पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि जितने संख्या होगी यहाँ पर प्रोटॉन की, उतने संख्या हमारे इस बाहरी कक्षक में इलेक्ट्रॉन की होती है। अर्थात जो परमाणु होता है, परमाणु के नाभिक में जितने ज्यादा प्रोटॉन होंगे, उतने संख्या में जो बाहरी कक्षक में इलेक्ट्रॉन है वो होंगे। अर्थात यहाँ पर जो है प्रोटॉन और बराबर इलेक्ट्रॉन, अर्थात प्रोटॉन का जो प्रोटॉन की जो संख्या होगी वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है एक परमाणु में। और ये जो परमाणु होता है, ये हमारा परमाणु उदासीन होता है, अर्थात इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। जब इसको किसी विद्युत क्षेत्र में ले जाया जाता है तो वहां पर क्या होता है, या फिर कभी इसको घर्षण कराया जाता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, तब ये जो परमाणु होता है ये आवेशित होता है। तो सबसे पहली बात हमने जानी कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन पाए जाते हैं और जितने ज्यादा प्रोटॉन होते हैं उतने बाहरी कक्षक में इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जो प्रोटॉन है यानी कि धन चार्ज है, धन चार्ज का अपना एक द्रव्यमान होगा। तो जो धन चार्ज का द्रव्यमान है और जो ऋण चार्ज का द्रव्यमान है, अर्थात जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होगा और जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होगा, ये दोनों ही इस पूरे परमाणु के एक बिंदु अर्थात केंद्र पर ही, मतलब इनका जो ये केंद्रित होते हैं। अर्थात कहने का मतलब हमारा ये है कि जो प्रोटॉन होता है इसका द्रव्यमान एक बिंदु पर और जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है इसका भी द्रव्यमान एक ही बिंदु पर केंद्रित होता है। अर्थात इनका जो द्रव्यमान होता है वो एक बिंदु पर जब केंद्रित होता है, तो चूंकि यहाँ पर जो हमारा प्रोटॉन है वो क्या है, धन चार्ज है, और जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, ऋण चार्ज है। अब यहाँ पर क्या हुआ, इनके द्रव्यमान एक बिंदु पर केंद्रित हैं, तो इनके दोनों के बीच का कोई दूरी ही नहीं, क्योंकि ये दोनों एक ही बिंदु पर मतलब यहाँ पर केंद्रित हैं। तो इससे क्या होता है कि यहाँ पर कोई विद्युत द्विध्रुव नहीं बनता। लेकिन यहाँ पर क्या हो, अगर हम इसी परमाणु को ले जाकर किसी विद्युत क्षेत्र में रख दें, किसी हम विद्युत क्षेत्र में रख दें, तो विद्युत क्षेत्र में जब रखा जाएगा इस परमाणु को, तो क्या होगा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन स्थित हैं, जैसे विद्युत क्षेत्र को आप जानिए, विद्युत क्षेत्र का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, धन चार्ज जो होता है, धन चार्ज आगे की मतलब धन दिशा में होता है। यानी कि जो विद्युत क्षेत्र होता है इसमें जो विद्युत बल रेखाएं चलती हैं वो धन चार्ज से निकलकर बाहर की ओर चलती हैं, और जो ऋण चार्ज होता है वो धन चार्ज के विपरीत साइड में चलता है। अर्थात ये जाकर, जैसे हमने आप सभी को बताया था कि यहाँ पर एक धन चार्ज हो और यहाँ पर एक माइनस चार्ज हो, तो यहाँ से बल रेखाएं निकलेंगी और यहाँ पर जाकर समाप्त होंगी। यानी कि धन चार्ज से बल रेखाएं निकलती हैं, ये चीज हमने बताया था। तो यहाँ पर क्या होगा, जो धन चार्ज होगा वो तो इसके साइड में चलेगा, यानी कि इस विद्युत क्षेत्र में जो विद्युत बल रेखाएं उसके साइड में चलेगी। लेकिन यहाँ पर जो माइनस चार्ज होंगे वो क्या करेंगे, इसके विपरीत साइड में चलेंगे।
इस विद्युत क्षेत्र के विपरीत साइड में चलेंगे। तो जब यहाँ पर माइनस चार्ज इसके विपरीत साइड में चलेगा और धन चार्ज इस साइड में चलेगा, तो यहाँ पर जो अभी जस्ट हमने बताया कि जो यहाँ पर प्रोटॉन है इनका जो द्रव्यमान था और जो इलेक्ट्रॉन था इनका जो द्रव्यमान था वो एक ही बिंदु पर केंद्रित था। लेकिन जब हम इसको विद्युत क्षेत्र में इस पूरे परमाणु को रख दिए तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ भागे और जो प्रोटॉन है वो इस तरफ। तो इससे क्या होगा कि इनका जो द्रव्यमान होगा ये द्रव्यमान अब एक बिंदु पर केंद्रित नहीं रह जाएगा, बल्कि इनके बीच में थोड़ी अल्प दूरी हो जाएगी। अर्थात अब यहाँ पर क्या होगा कि जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा प्लस, यहाँ पर हमारा माइनस चार्ज हो गया और यहाँ पर हमारा प्लस चार्ज हो गया। अर्थात क्या है कि जैसे हमने बताया था कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन पाए जाते हैं, जितने ज़्यादा प्रोटॉन की संख्या होगी उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। तो यहाँ पर दोनों आवेश अर्थात इस पर माइनस चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन पर और प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होगा। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो परिमाण है वो बराबर है, क्योंकि जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उतने ज़्यादा प्रोटॉन, तो परिमाण बराबर। उसके बाद में इसका जो प्रकृति है वो भी विपरीत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो माइनस चार्ज में होते हैं और जो प्रोटॉन है वो प्लस चार्ज में होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या हुआ कि इनके द्रव्यमान अब एक बिंदु पर केंद्रित नहीं रहेंगे, यानी कि इनके बीच में एक अल्प दूरी हो गए। तो जब इनके बीच में एक अल्प दूरी हो गया तो ये किस तरह से कार्य करने लगा, ये एक विद्युत द्विध्रुव की तरह कार्य करने लगा। तो ये जो हमारा पूरा कहलाता है ये ध्रुवीय अणु कहलाता है या ध्रुवीय परमाणु कहलाता है। और अगर हम किसी भी परमाणु को ले जाकर विद्युत क्षेत्र में रख दें तो वहां पर क्या होगा कि ये जो परमाणु होगा ये विद्युत द्विध्रुव की तरह कार्य करने लगेगा। और अगर परमाणु को किसी विद्युत क्षेत्र में ना रखा जाए तो वहां पर क्या होगा कि उनमें जो प्रोटॉनों की जो और इलेक्ट्रॉनों की जो द्रव्यमान होगी वो एक ही बिंदु पर केंद्रित होगा, अर्थात वो विद्युत द्विध्रुव की तरह कार्य नहीं करेगा। तो ये हमारा हो गया विद्युत द्विध्रुव का भौतिक महत्व। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों बस यहीं पर दीजिए इजाजत। जय हिंद।